दो पड़ोसी और दहाइयों तक दोस्त और साथी रहने वाले ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के दुश्मन नजर आते हैं। हालिया अरसे में दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। और अब अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च में काबुल के मज़ाफ़ात में मंशियात के आदी अफराद की बहाली के एक मरकज़ पर पाकिस्तानी हमले में 269 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान मंशियात के बहाली के इस मरकज़ पर हमले करने की सख्ती से तरदीद करता है और कहता है कि उसने दहशत गर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया था, ना कि शहरियों या बहाली के किसी मरकज़ को। हम देखेंगे कि हलाक होने वालों के अहल खाना क्या कहते हैं और पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है। मैं हूँ गज़नफ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, लेकिन गैस पाइपलाइन की तामीर पर कोई तफसीलात नहीं बताई। और देखिएगा किस्सा एक सवाल का जो पूछा तो नॉर्वे में गया, लेकिन बहस इंडिया में छिड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इस साल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी तनाज़े की वजह से अफ़गानिस्तान में सैकड़ों शहरी मारे जा चुके हैं। ज़्यादातर हलाकतें मार्च में दारुल हुकूमत काबुल में होने वाले एक ही हमले में हुई, जो अफ़गानिस्तान की हालिया तारीख़ में सबसे बड़ा और खूनरेज़ वाक़या था। इस हमले में कम से कम 269 अफराद उस वक्त मारे गए जब मुबैना तौर पर मंशियात के आदी अफराद के बहाली वाले मरकज़ को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान हमले की ज़िम्मेदारी से इनकार करता है और कहता है कि उसने फ़ौजी तनसीबात और दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। काबुल से योगिता लिमाई की रिपोर्ट पेश कर रही हैं आलिया नाज की। काबुल की एक पहाड़ी पर बनी एक नई इज्तिमाई कब्र अफ़गानिस्तान की हालिया तारीख़ की सबसे भयानक रात की कहानी सुना रही है। मरने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है, हालांकि ये मुल्क तवील अरसे से जंग और तशद्दुद का आदी रहा है। ये एक ऐसी रात थी जिसने उस सुकून को बर्बाद कर दिया जिसकी अफ़गान शहरियों को आहिस्ता आहिस्ता आदत हो रही थी। एक पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमले ने काबुल के मरकज़ में वाक़े उम्मीद नामी मनशियात के बहाली के मरकज़ को निशाना बनाया, जिसमें इलाज करवाने वाले सैकड़ों मरीज़ हलाक हो गए। क्या आपको मालूम है कि इस कब्रिस्तान में आपका भाई कहाँ दफन है? हम इज्तिमाई कब्र के पास मसूदा से मिले, जो इन मुतासिरीन में से एक की बड़ी बहन है। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें ठीक से मालूम नहीं कि उनका भाई कहाँ दफन है, क्योंकि 24 साला फार्मासिस्ट मीर वैस का सिर्फ धड़ ही मिल सका था। मसूदा ने उनके जिस्म पर मौजूद एक पैदाइशी निशान से उन्हें पहचाना। मेरे भाई का जिस्म टुकड़ों में था, उसमें कुछ भी नहीं बचा था जो हमें दिया जा सके, इसलिए उन्होंने उसे यहाँ दफन कर दिया। माँ के मरने के बाद मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। उसकी नौकरी चली गई, इसी वजह से वो नशे का आदी हो गया। गुर्बत और मुश्किलात ने इनमें से ज़्यादातर मर्दों को मनशियात की लत की तरफ धकेला था। इनमें रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मजदूर, रेडी वाले और दुकानदार शामिल थे। पाकिस्तान का कहना है कि उसने एक फ़ौजी अड्डे और दहशतगर्दों के ठिकाने पर हमला किया, लेकिन मुतासिरा ख़ानदान इस दावे को झुठलाते हैं। मोहम्मद अनवर वलीज़ादा रेडी पर पानी बेचते थे और 6 बच्चों के बाप थे। मशरक़ी काबुल में उनके घर पर हम अनवर के भाइयों से मिले, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अनवर की कटी हुई लाश तलाश करने से पहले कई दिनों तक मरने वालों की सैकड़ों हौलनाक तस्वीर देखी। ये ना जानना कि वो जिंदा है या मर गया है बहुत तकलीफदेह था, और फिर उसका कटा हुआ धड़ मिलना, ये बहुत बड़ा सदमा था। पूरी दुनिया जानती है कि ये जगह कोई फौजी अड्डा नहीं था। यहाँ मरीज थे और नशे के आदी लोग थे। अस्पतालों को निशाना बनाना ना इस्लामी है ना इंसानी, ये वहशाना जुल्म है। ये मरकज़ काबुल की एक बड़ी शाहराह पर वाक़े है। This is the gate of the Omid Drug Rehabilitation Center. ये उम्मीद ड्रग रिहैबिलिटेशन मरकज़ का गेट है। हमें इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये पहले नेटो का एक अड्डा हुआ करता था, लेकिन एक दहाई से यहाँ मनशियात के आदी अफराद का बहाली मरकज़ कायम था। ये तालिबान के इख्तिदार में आने से बहुत पहले से काम कर रहा था। अब चूंकि हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए हमें नहीं मालूम कि इस मरकज़ के करीब तालिबान की कोई पुलिस या फ़ौजी तनसीबात थीं या नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि ये बात सबके इल्म में थी कि इस तिब्बी मरकज़ में हज़ारों शहरियों का इलाज हो रहा था।
یہ ویڈیو 3 سال پرانی ہے جب BBC کو مرکز کے اندر جا کر علاج کروانے والے مریضوں سے بات کرنے کی اجازت ملی تھی۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے اس مرکز پر حملے کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ ہم نائب ترجمان حمد اللہ فطرت سے ملے۔ عام شہریوں کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے۔ بین الاقوامی اداروں کو اس واقعے کی تحقیقات کرنی چاہیے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ طالبان حکومت کا اصرار ہے کہ کابل محفوظ ہے، لیکن دہائیوں کی جنگ سے سنبھلنے والے اس ملک کے لیے اس نئے تنازع نے دوبارہ تشدد اور خون خرابے کا خوف پیدا کر دیا ہے۔ اور مارچ میں جب اس حملے کی ابتدائی معلومات سامنے آنے کے بعد جب طالبان حکام نے الزام لگایا تھا تو پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اس الزام کو مسترد کر دیا تھا۔ They initiated and we responded. تو یہ جو ہم اسٹرائک کی اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ابھی تک ہم 81 ایئر اسٹرائکس 81 لوکیشنز پہ اسٹرائک کر چکے ہیں۔ These all strikes are targeted against terrorist support infrastructures. What do you mean جب وہ کہتے ہیں terrorist support infrastructure؟ وہ تمام انفراسٹرکچر جہاں سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ یہ سپورٹ چاہے ان کے کور ہیڈ کوارٹرز کی ہے، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی پرووائڈ کر رہے ہیں، چاہے ان کے وہ ایمونیشن ڈیپوز ہیں، چاہے وہ اسٹوریج سائٹس ہیں۔ آج کل وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ روڈیمنٹری ٹائپ ڈرون بھیجتے ہیں جہاں پہ ڈرون سٹورز کیے ہوئے۔ سو اٹ از دوز اسٹرائکس، دوز ایریاز جو انٹیلیجنس بیسڈ ان کو اسٹرائک کی جاتی ہے۔ اور پاکستان کے اہداف سے متعلق وہاں حکام کا کیا کہنا ہے، اس کی تفصیلات بتائیں اسلام آباد سے نامہ نگار عمر دراز ننگیانہ نے۔ پاکستان نے جب کابل میں یہ ایئر سٹرائکس کیے اس کے فوری بعد یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ ان میں سویلینز کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے انفارمیشن منسٹر اسی وقت آن ریکارڈ آئے، انہوں نے میڈیا کو کچھ ویڈیوز دکھائیں جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ پاکستان نے جس جگہ پہ سٹرائک کیا وہاں پہ ایک سبسیکوینٹ ایکسپلوژن ہوا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک ملٹری فیسلٹی تھی جس میں گولہ بارود وغیرہ جمع کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا دھماکہ وہاں پر ہوا ہے۔ اس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان نے ملٹری ٹارگٹ کو سٹرائک کیا ہے، اس نے سویلین ٹارگٹ کو سٹرائک نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے مختلف مواقع کے اوپر یہی کلیم کیا کہ پاکستان نے افغانستان میں جتنے بھی ٹارگٹس کو ہٹ کیا وہ تمام کے تمام ملٹری ٹارگٹس تھے، ان میں کوئی بھی سویلین ٹارگٹ نہیں تھا۔ اب بھی جب UN کی طرف سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک سویلین ٹارگٹ کے اوپر اٹیک تھا جس میں بہت سے افراد جو ہیں وہ مارے گئے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک وار کرائم ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، جو کہ یہ ہے کہ پاکستان نے ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کیا تھا، کسی سویلین ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا تھا۔ اور اب رخ کرتے ہیں چین کا۔ بیجنگ میں آج کا دن روایتی تقریبات کا رہا جہاں صدر شی جن پنگ نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن کا استقبال کیا۔ یہ ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ہو رہی ہے۔ صدر پوتن چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یوکرین کے ساتھ جنگ کے دوران یہ تعلقات ماسکو کے لیے ایک بڑا سفارتی سہارا بن چکے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے نہ صرف ایک مشترکہ بیان بلکہ 20 معاشی معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں۔ بظاہر امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ کچھ ملکوں کی نو آبادیاتی دور کی طرح دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ صدر شی نے چین اور روس کے تعلقات کے بارے میں کہا کہ یہ نئی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت، برابری، بھروسے اور باہمی فائدے کے اصولوں پر عمل کیا ہے۔ ہم نے دنیا میں انصاف کو قائم رکھنے اور بین الاقوامی تعلقات کو ایک نیا رخ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صدی کی ان بڑی تبدیلیوں کے دوران چین اور روس کے تعلقات دنیا کو سنبھالنے اور استحکام دینے کا ایک اہم ذریعہ بن چکے ہیں۔ جبکہ صدر پوتن نے کہا کہ روس چین کو تیل اور گیس کی سپلائی جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ روس اور چین توانائی کے شعبے میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک چین کو تیل، قدرتی گیس اور LNG برآمد کرنے والے سب سے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے۔ ظاہر ہے ہم تیزی سے بڑھتی ہوئی چینی مارکیٹ کو یہ تمام ایندھن بھروسے کے ساتھ فراہم کرتے رہنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن صدر پوتن کے چین کو توانائی سپلائی کرنے کے عزم کے باوجود دونوں ملک گیس پائپ لائن منصوبے پر حتمی معاہدہ کرنے پر ناکام رہے۔ کرملن کا کہنا ہے کہ صدر پوتن اور شی جن پنگ گیس پائپ لائن کے منصوبے کے راستے اور تعمیر کے طریقے پر بنیادی اتفاق تو ہو گیا ہے
लेकिन अभी इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं हुआ। तो फिर इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की असल हकीकत क्या है? चीन से हमारे नामनिगार लॉरा बेकर और रूस के एडिटर स्टीव रोजनबर्ग इस मामले को तफसील से समझा रहे हैं। क्या शी जिनपिंग और पुतिन बेहतरीन दोस्त थे? हम बीजिंग में हैं और हम मॉस्को में हैं। वो देखने में बहुत करीब लग सकते हैं। दोनों 40 से ज्यादा बार मिल चुके हैं। रूस के सदर आखिरी बार सितंबर में शी जिनपिंग की बड़ी फौजी परेड के लिए चीन में थे। वो सब बहुत दोस्ताना था और उनका दावा है कि उनकी शराकतदारी की कोई हद नहीं है। लेकिन इस वक्त बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और ताकत का तवाजुन चीन के हक में है। व्लादिमीर पुतिन को चीन की जरूरत है। यूक्रेन पर उनके हमले और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों ने रूस को कमजोर कर दिया है। बीजिंग रूस की बरामदात का 1/4 से ज्यादा हिस्सा और अरबों डॉलर का तेल खरीदता है। चीन शायद रूस से मजीद तेल और गैस खरीदना चाहेगा क्योंकि ईरान में जंग की वजह से उसकी सप्लाई कम हो रही है। ताहम इन दोनों के दरमियान माशी ताल्लुकात बराबर के नहीं हैं। चीन की बैनुल-अक़वामी तिजारत में रूस का हिस्सा सिर्फ 4% है। शी जिनपिंग ने यूक्रेन में पुतिन के इक़दामात की मजम्मत करने से भी इनकार किया है। ये चीज उन्हें एक मुश्किल पोजीशन में डाल देती है क्योंकि वो मगरिब के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यूरोप में जंग करने वाले मुल्क के साथ करीबी ताल्लुकात से नाखुश है। और व्लादिमीर पुतिन ये सब जानना चाहेंगे कि गुज़िश्ता हफ्ते शी जिनपिंग की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात कैसी रही। रूस और चीन दोनों ने अमेरिकी तसल्लुत को चैलेंज किया है। तो क्या पुतिन और शी एक ही मिजाज के लोग हैं? देखा जाए तो ये जियोपॉलिटिक्स है। कोई भी चीज इतनी सादा नहीं होती। मैं हूं ज़फ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वस्ती अफ्रीका में इबोला की वबा फैलने की रफ्तार और दायरा उससे कहीं ज़्यादा है जैसा कि पहले ख्याल था। WHO के सरबराह का कहना है कि अब तक 600 से ज़्यादा अफराद इस वबा में मुब्तला हुए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 139 है। वबा का मरकज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जबकि पड़ोसी मुल्क युगांडा में भी 2 केसों की तस्दीक हुई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि इस साल बरक़ी कारों की फ़रोख्त में रिकॉर्ड इजाफे की पेशनगोई की जा रही है, जो तमाम फ़रोख्त का 28% तक हो सकती है। इसका एक सबब अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के नतीजे में तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। मार्च में करीबन 30 मुल्कों में बिजली से चलने वाली कारों की फ़रोख्त में इजाफा हुआ था, जो लातीनी अमेरिका में 75% सालाना तक रहा। एक ऐसा सवाल जो शायद चंद सेकंड में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब वो सवाल इंडिया में सहाफ़त, इक़्तिदार और जवाबदही पर एक नई बहस बन चुका है। तो आखिर एक सवाल ने इतना बड़ा तनाज़ा क्यों पैदा कर दिया? आज ट्रेंडिंग में इसी पे बात करेंगे। नॉर्वे के दौरे के दौरान एक सहाफ़ी ने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पूछने की कोशिश की कि वो आज़ाद सहाफ़त के सवालात का सामना क्यों नहीं करते। जवाब नहीं आया, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया, इंडियन सियासत और मुल्क के सफारती हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई। आइए आपको वो लम्हा दिखाते हैं पहले जब मोदी से ये सवाल पूछा गया। ये वाज़ेह नहीं कि वज़ीर आज़म मोदी ने सवाल सुना या नहीं, लेकिन वो जवाब दिए बगैर फौरी तौर पर वहाँ से चले गए, जिसके बाद मकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर तूफ़ान बरपा हो गया। तो आखिर ये मामला इतना बड़ा सियासी और सहाफ़ती तनाज़ा क्यों बन गया, और नॉर्वे की इस सहाफ़ी का मौक़िफ़ क्या है? ये जानते हैं BBC हिंदी के एडिटर नितिन श्रीवास्तव से, जिन्होंने हेले लॉन्ग से बात की। सवाल पूछना हमारा काम है। मुझे मालूम है कि आपके वज़ीर आज़म सवालात लेना पसंद नहीं करते, लेकिन सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी थी। वहाँ मौजूद सहाफ़ियों को ये नहीं बताया गया था कि वज़ीर आज़म और सहाफ़ियों के दरमियान सवाल और जवाब या कोई बाकायदा गुफ्तगू होगी। ये पहले से प्लान नहीं था, ये बिल्कुल मंसूबाबंदी के तहत नहीं हुआ था। इंडिया में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के तनाजुर में ज़ाहिर है कि उस बड़े मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स से सवाल करने की कोशिश करना मेरा फ़र्ज़। मारीन के मुताबिक जमहूरियत में सवाल सिर्फ सहाफ़ी नहीं पूछते, बल्कि उनके ज़रिए अवाम अपने हुक्मरानों से जवाब मांगते हैं। और शायद इसीलिए नॉर्वे में पूछा जाने वाला ये सवाल अब सिर्फ एक लम्हा नहीं रहा, बल्कि इंडिया में सहाफ़त, इक़्तिदार और इख्तलाफी आवाज़ों की गुंजाइश पर एक वसीतर बहस बन चुका है। और अब ज़िक्र एक जंग का। वैसे तो जंगें दुनिया में बहुत सारी तबाही का सबब बनती हैं, और ख़ास तौर पर इनमें आम इंसान फंस कर रह जाते हैं। आम शहरी बाज़ औक़ात जानते भी नहीं कि क्यों वो इस तबाही और तकलीफ़ का शिकार हो रहे हैं। यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से सरहदी इलाकों की एक बड़ी आबादी नकल मकानी करने पर मजबूर हुई है। हाल ही में खातून जंग के इलाके में जब फंस गईं
تو یوکرینی فوج نے ان کو ایک روبوٹ کے ذریعے وہاں سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچایا۔ مزید تفصیل سنیے ختیجہ عارف سے۔ ڈرون مشرقی یوکرین میں ایک تباہ حال سڑک کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایک عمر رسیدہ عورت اپنے تباہ شدہ گاؤں سے نکلنے کی کوشش میں ہے۔ اس کے لیے چلنا دشوار ہے مگر مدد پہنچنے کو ہے۔ یہ فوٹیج یوکرینی فوج نے ریلیز کی ہے، جس کا کہنا ہے کہ اس نے میدان جنگ میں ایک گراؤنڈ ڈرون بھیج کر 4 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد اس عورت کو ریسکیو کیا ہے۔ ہم نے اینٹونینا سے بات کی۔ ابھی جو ہوا اس کے بعد اب آپ کیسی ہیں؟ انہوں نے تھمز اپ یعنی سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا، مگر بتایا کہ جب روبوٹ ان تک پہنچا تو وہ بہت نڈھال تھیں اور ایک موقع پر تو گر بھی پڑی۔ میں اچانک گر پڑی، سوچا نہیں نکل پاؤں گی، میرے اندر طاقت بالکل نہیں تھی۔ مجھے لگا میں درختوں کے بیچ پڑی رہوں گی اور بس۔ یوکرینی حکام کے مطابق انہیں لینے کے لیے بھیجے گئے گراؤنڈ ڈرون پر ایک کمبل اور ہدایات تھی۔ اماں بیٹھ جائیں۔ اینٹونینا نے گھر چھوڑنے کے بارے میں بتایا کہ محاذ جنگ پر رہنا ناممکن تھا، مگر وہ گھر والوں سے بچھڑ گئی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے اب آپ جب محفوظ جگہ پر ہیں؟ میں بہت خوش ہوئی، میں رونے لگی اس لیے کہ اب میں بچوں کو دیکھ سکوں گی۔ میں سب مدد کرنے والوں کی شکر گزار ہوں۔ گراؤنڈ ڈرونز کا فوجیوں کے ریسکیو اور رصد میں اہم کردار رہا ہے، مگر یہ مشن ذرا مختلف تھا۔ ڈرون نے ایک بڑی بی کی جان بچائی۔ تفصیل آپ سن رہے تھے ختیجہ عارف سے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ یہ پروگرام روز شام 7:30 بجے آج نیوز پہ آتا ہے۔ اگر آپ سے یہ مس ہو جائے تو آپ اسے ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وزن فیدر کو اجازت دیں۔